अगर 3 मंथ्स के बाद भी पेशेंट फॉलोअप पर नहीं आ पा रहा है और फैमिली उसको नहीं ला पा रही है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं अभी पेशेंट में बीमारी है और कहीं ना कहीं हमारी ट्रेनिंग नहीं हुई है। बिकॉज यू आर ऑलवेज टॉट थ्रू आउट द प्रोसेस कि पेशेंट को ब्रेन डिसऑर्डर है, पेशेंट की बीमारी धीरे धीरे जाएगी, उसका चिम ब्रेन एकदम नहीं कमज़ोर हो जाता। और हमारा जो मत है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है जो सही गलत का फैसला करता है, वो एकदम नहीं ताकतवर हो जाता। मैम पर अगर वो कहे कि मैं तो खुद ही गया था। व्हाट डू यू थिंक? इसका जवाब आप दो, आपने बहुत मीटिंग्स अटेंड कर ली। हाँ जी, क्या जवाब है? यही कि हमें मतलब उसको ना कहना है, मतलब जाना है वहाँ पे। बिल्कुल, एग्जैक्टली। सो द ट्रीटमेंट का रिमोट कंट्रोल फॉर सम टाइम, जब तक पेशेंट की डिनायल नहीं ब्रेक हो जाती पूरी, जब तक पेशेंट को इंसाइट नहीं आ जाती, जब तक पेशेंट एक्सेप्ट नहीं कर लेता येस आई नीड हेल्प। पर मैम उसके अगर उसके बिहेवियर में, जैसे उसकी जो मतलब उसका जो ट्रेट्स हैं, पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं, उसमें ये चीज़ हो कि नहीं मैं नहीं मान जो सकता। पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं ये बीमारी का ही हिस्सा है। दिस इज़ वॉट वी वर्क ऑन हियर कि दीज आर द कैरेक्टर फ्लॉज। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि यहाँ जब लेके जाना था लास्ट 10 डेज और शुरू में आए थे तो बहुत फियर था, फिर जब हम ट्रेनिंग में बैठते हैं एंड वी गो थ्रू द प्रोसेस, हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स भी तो डेवलप होता है, हम भी तो यहाँ पे पॉजिटिविटी लेते हैं, हमारा भी तो प्रोसेस ब्रेन का चलता है। तो जैसे हम फियर से एक्सेप्टेंस में आ जाते हैं, इसी तरह से फर्स्ट मंथ से थर्ड मंथ तक पेशेंट को भी काफ़ी इंसाइट आ जाता है। सो जो कैरेक्टर ट्रेट्स आप बोल रहे हो ना, दैट इज़ पार्ट ऑफ द इलनेस, बिकॉज डिजीज़ इज़ योर पर्सनैलिटी, योर जीन्स, योर इन्वायरमेंट। आपके हस्बैंड जो आज हैं उनके रूट्स पे ही तो काम कर रहे हैं हम, कि उनके अंदर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं। ईगो, being egoistic, grandiosity is part of the illness. That is what the therapy is doing here. जैसे ही हम साइको एजुकेशन का मतलब होता है कि बीमारी के बारे में आपको जागरूक करना या आपको पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देना। सो साइको एजुकेशन जैसे आपकी ट्रेनिंग प्रोग्राम का एक अहम हिस्सा है, वैसे ही साइको एजुकेशन पेशेंट की ट्रीटमेंट का भी एक अहम हिस्सा है। सो जो आप बोल रहे हो ना कि वो ईगो और ये पर्सनालिटी, ये सारी चीज़ें उनको भी बताई जा रही हैं कि ये आप नहीं हो, ये आपकी बीमारी है, एंड ये बीमारी बार बार कैसे हावी हो सकती है। सो दे आर ऑल्सो लर्निंग इट। ठीक है, आप फैमिली का, मैं वही बोल रही हूँ, फैमिली के फियर्स वो रहते हैं जो महीने पहले या 15 दिन पहले उनको थ्रेट किया होता है, बट विद कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट, विद कोर्स ऑफ टाइम उसका ब्रेन भी तो बेटर हो रहा है ना, उसका ट्रीटमेंट भी तो चल रहा है उसके गुस्से के लिए, उसकी पर्सनालिटी के लिए, वो कैसे चीज़ें करता है, कैसे परसीव करता है, सारी चीज़ों को यहाँ पे हम ऑब्जर्व करके और पूरी टीम मिलके, ठीक है। सो एक जो थेरेपी में चीज़ें करने वाली हैं वो थेरेपी में हो रही है, जो मेडिसिन के थ्रू करने वाली है वो मेडिसिन से। सो एक होलिस्टिक अप्रोच हम करते हैं, जो हम फैमिली से कराना चाहते हैं वो हम आपको ट्रेन करते हैं। दैट इज़ वाई वी आस्क यू कि आप अपना ट्रेनिंग अटेंड करें, आप अपना साइको एजुकेशन अटेंड करें। सो रिकवरी प्रोसेस इज़ लाइक ड्राइविंग अ कार। व्हेन यू ड्राइविंग अ कार यू आर लुकिंग इन द फ्रंट, ऑफ कोर्स आप रियर व्यू करते हो टू सी कि कोई आ तो नहीं रहा, कोई इशू तो नहीं है, और टू रिफ्लेक्ट, बट हमने आगे जाना है ना, तो अब हमें आगे देखना होगा। एक तरफ से हम कह रहे हैं कि पेशेंट रिकवरी में जाए, एक तरफ से हमारा भी कंसंट्रेशन पूरा पास्ट में है, तो हम ये फिर अटेन नहीं कर सकते रिकवरी। सो एक वो जो होप है कि येस पेशेंट विल बी फाइन, बिकॉज अगर आप वो होप नहीं रखेंगे तो हमारा जो चिम ब्रेन का इमरजेंसी बटन है वो हमेशा ऑन रहेगा और वो हमारी बॉडी लैंग्वेज में आ जाएगा। जब हम पेशेंट को मिलेंगे हम वही उसको ट्रांसफ़र करेंगे। सो इट इज़ अ 2-वे प्रोसेस। जो आपके साथ ट्रेनिंग सेशंस में होता है वहाँ 9 से 5 या क्लासेस के दौरान होता है ग्रुप थेरेपी, स्मॉलर ग्रुप थेरेपी। देन वी यूज़ द प्रोजेक्टर, द स्मार्ट बोर्ड टू एजुकेट। हम ब्रेन दिखाकर ब्रेन के किस हिस्से में क्या प्रॉब्लम हो जाती है, डोपामिन रश क्या होता है, वी एक्सप्लेन एवरीथिंग टू एंड फिर उनसे हम उनके एक्सपीरियंसेस जो हुए हैं उन चीज़ों को लेके वो शेयर करते हैं कि हाँ यहाँ मेरे गुस्से ने मेरा नुकसान किया, यहाँ मेरी ईगो ने मेरा नुकसान किया। ठीक है, सो जब उनको हम साइको एजुकेट, क्योंकि जैसे आपको नहीं पता था वैसे ही पेशेंट को भी नहीं पता था कि ये उसकी बीमारी थी, उनको लगा था ये मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है जी।
ठीक है, मैं तो हूँ ही बड़ा ईगोइस्टिक, मैं तो हूँ ही बड़ा गुस्से वाला, मैं तो नहीं किसी दी गल सुनता, गुस्सा आंदा तो मैं कुछ आवा तावा मैं कुछ नहीं देखता। सो पेशेंट्स को भी ये लगता था ये हमारी पर्सनैलिटी, हम ऐसे ही हैं। अब जब उनको हम साइको एजुकेट कर रहे हैं, दे गेट टू नो कि नहीं ये उनकी डिजीज़ का पार्ट है। या ठीक है, सो वो खुद रिलेट कर पाते हैं, हाँ मैम तब मैंने गुस्से में ये किया था पर मेरा नुकसान हो गया था। ठीक है, और बाय द एंड ऑफ द 3 मंथ जब ये प्रोग्राम होता है, ठीक है, सो आप लोगों ने, अगर आपको ये फियर है कि वो नहीं आएगा फॉलोअप पे, ठीक है, सो आपने वेज या वो ट्रेनिंग लेनी है कि आपने उसको कैसे लेके आना है। ठीक है, सो वर्क ऑन इट। कहते हैं कि डर क्यों लगता है जब तैयारी नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब है आपकी तैयारी नहीं है। चाहे तैयारी जितनी मर्जी हो, जैसे हम लोग अगर एग्जाम देने भी जाते हैं तो कुछ अगर पूरा आता हाँ, भी होता है, so fear is good also. Little bit of fear is always good because हम हमेशा conscious रहते हैं, हम aware रहते हैं, हम precautions लेते हैं, but इतना नहीं होना चाहिए कि वो हमें handicap बना दे। तो ओनली एंटीडोट टू फियर इज एक्शन, कि ठीक है अब डर है तो क्या हो सकता है। मैं ना छोटी जब थी तो मैं अंधेरे में सोना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता था। तो कई बार होता है ना, जैसे हम कमरे के दरवाजे पे तौलिया या कुछ टांग देते हैं, तो आप रात को अंधेरे में देखो तो लगता है कि कोई खड़ा हुआ है। सो एटलीस्ट फॉर 5-6 years मेरे लिए एक टॉर्चर होता था कि अगर मैं रात को उठूं और देखूं कोई खड़ा है। सो वंस व्हाट माय फादर डिड, ही सेड कि अच्छा आज मैं तुम्हारे साथ लेटा हूं। तो व्हेन आई गॉट अप ही टुक मी टू दैट दरवाज़ा एंड ही सेड टच इट, यू नो, एक्शन। वी हैव टू फेस आवर फियर्स, अदरवाइज एक फियर उसके ऊपर दूसरा फियर, एक सीरीज बन जाएगी। तो एक को तो हम टैकल नहीं कर पा रहे, हमने 6 और साथ में ऐड कर दिए। सो जब तक हम एक्शन नहीं लेंगे हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा। सो फियर फॉर द होल लाइफ इज गुड, उसे आपका ध्यान रहता है, बट देन आपको हैंडीकैप, अपाहिज नहीं हो जाना चाहिए हमें कि अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। सो ये भी चीज़ हम ट्रेनिंग में सीखते हैं। दूसरा, ईगो, ग्रेंडियोसिटी, ज़िद्दी होना, पेन का जो रूट कॉज एडिक्शन का वो पेन है। ईगो इज़ नथिंग, ग्रेंडियोसिटी इज़ नथिंग, इट इज़ जस्ट अ डिफेंस मैकेनिज्म फॉर योर पेन। ठीक है, एक पर्सन है जो अपने आप को बहुत सेल्फ एस्टीम उसका लो है, कॉम्प्लेक्स है उसको, वो जानबूझ के ब्रांडेड कपड़े पहनता है, किस लिए? ठीक है, एक डिफेंस मैकेनिज्म है। सो हमारे पेशेंट में जो हमें लगता है बहुत गुस्सा है या उसका ग्रेंडियोसिटी है, ये ईगो है, उसके पीछे उसकी पेन ही छुपी है, बिकॉज उसको राइट कोपिंग मैकेनिज्म नहीं आते ज़िंदगी जीने के। तो हर पर्सन को अपने ईगो को सेटिस्फाई करना है, बचाना है, बिकॉज वो हमारी आइडेंटिटी है। सो अगर उसको वो कोई ना कोई तरीका यूज़ करेगा। सो हमारे पेशेंट हमेशा वीक और रॉन्ग, अनहेल्दी तरीके यूज़ करते हैं। दैट इज़ वाई दे आर हियर। सो थेरेपी में बैठ के उनके थॉट्स को चैलेंज किया जाता है, उनके बिलीफ सिस्टम को, जो आप घर से लेटर्स लिख के लाते हैं, डेटा इंटरवेंशन करते हैं। आज जो हम करने वाले हैं, व्हाट आर वी डूइंग? We are working on the roots of the illness. तो आप जो इंसिडेंट शेयर करते हैं, तो इससे ये नहीं कि हम पेशेंट को शर्मिंदा करना चाहते हैं कि तुमने ये किया, नहीं, हम बोलते हैं तुम्हारी बीमारी में तुमने ये किया। सो एवरीथिंग इज़ ब्रॉट ऑन द टेबल। हमारे पेशेंट कई बार स्पेशली जो 50s में, लेट 40s में होते हैं, कई बार 1-1, 2-2 घंटे वो थेरेपी सेशन में सिर्फ रोते हैं, सिर्फ रोते हैं। यू विल बी शॉक्ड टू नो कि पेशेंट्स ऐसी बातें करते हैं, पता नहीं कितने सालों से वो अंदर रख कर बैठे हैं। और यही चीज़ है जो प्रेशर देती है उनको और एडिक्शन की तरफ लेकर जाती है, क्योंकि वो कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाए। ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती है, इसीलिए आपको सेल्फ टॉक और अपना वर्क आपको करना है। एंड हियर आई वुड आल्सो लाइक टू ऐड कि हमें देखो बार बार ध्यान उस पर नहीं रखना। कई बार क्या होता है, फैमिलीज घर पे जाती है ना, अगर 10 दिन के बाद उनको बुलाया है, सो रोज़ कहेंगे आप फॉलोअप पे चले जाओगे ना, हाँ, आप फॉलोअप पे चले जाओगे ना। सो आप बाय द एंड ऑफ 3 months यू शुड बी क्लियर कि वो पेशेंट आपको ये सवाल ही ना पूछे, उसको ये क्लैरिटी अपने फैमिली में नज़र आनी चाहिए कि देयर इज़ नो ऑप्शन,
कि माई फैमिली इज़ वेरी स्टर्न एंड असर्टिव, एंड वो अब पूरा ट्रीटमेंट, अगर घुस गए हैं ट्रीटमेंट में तो पूरा करा के जाएंगे। अगर वो आपको डरता हुआ डगमगाता हुआ देखेंगे, देर वो आएगी बीमारी। ठीक है, सो मैं ये कह रही हूँ कि हमने एक तो थेरेप्यूटिकली जब टीम बैठी है तभी जो प्रोग्राम बनता है, फॉलोअप का बनता है, वहीं देयर एंड देन बात होनी चाहिए। जब आप यहाँ पे भी मिल रहे हो, डोंट आस्क बार बार कि आप आ जाओगे, बिकॉज फिर हम क्या कर रहे हैं, जैसे फैमिली हमारे पास पहली बारी आती है, पेशेंट तैयार होएगा तो फिर ट्रीटमेंट करावांगे जी। ठीक है, वो तैयारी तो उसकी कभी नहीं होएगी, इसलिए हम इतने साल पीछे रह गए। अब हम क्या कह रहे हैं, 3 मंथ्स तो हो गए, नहीं मैम फॉलो अप के लिए अब मानेंगे, तो फिर हम तो वही है, फैमिली की ट्रेनिंग क्या हुई। पहले भी फैमिली वहीं पे थी कि मैम ये तैयार होएगा, अपनी मर्जी नाल होएगा, फिर असी ट्रीटमेंट करावांगे आप, और सेम वो चीज़ फैमिली कर रही है 3 मंथ्स के बाद, मैम हम फॉलो अप ले कितना मनाइए। सो हमने ये 3 महीने जो फैमिली की ट्रेनिंग है वो इसीलिए है कि आप आ गए हो। अब ट्रीटमेंट, क्योंकि हम पेशेंट्स को बताते हैं कि पूरी ज़िंदगी में देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स, ठीक है, बड़ी सारी चीज़ें होती हैं, बड़े सारे स्फेयर्स होते हैं हमारी ज़िंदगी में, हमारा काम होता है, पैसा होता है, फैमिली होती है, बिजनेस हो गया, पैसा हैंडल कैसे करना है वो हो गया, बट उनकी ज़िंदगी का एक हिस्सा, ठीक है, जो कि बीमारी थी, उनसे नहीं संभाली गई। मल्टीपल टाइम्स उन्होंने ट्राई किया, बट वो फेल हुए हैं अपनी बीमारी को मैनेज करने के लिए। हम ये नहीं कह रही वो काम में नहीं अच्छे, वो अच्छे बेटे नहीं हैं, या वो सोशल लाइफ उनकी अच्छी नहीं है, या वो अपने करियर, अपनी जॉब्स, अपने बिजनेसेस में अच्छा नहीं कर रहे होंगे, एक्सेल कर रहे होंगे, ठीक है, बट एक हिस्सा जो उनकी ज़िंदगी का है, वहाँ पे वो कितनी दफ़ा फेल हुए हैं, जब जब उन्होंने ट्राई किया वो फेल हुए हैं। सो उनको हम बोलते हैं बस ये वाला हिस्सा आप अपनी फैमिली और ट्रीटिंग टीम को दे दो हैंडल करने के लिए, बाकी सारी चीज़ें आप करते रहो। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर बाय द एंड ऑफ 3 मंथ्स फैमिली के दिमाग में अभी भी डाउट्स हैं, अभी भी इतना फियर है, तो सिर्फ आंसर लाइज इज़ ओनली वन थिंग, दैट आपने अभी तक ग्रेसफुली एक्सेप्ट नहीं किया। अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया इलनेस है, तो आप अपनी इंटरफेरेंस नहीं करोगे। फैमिलीज़ कभी 1 महीना काफ़ी है, 2 महीने बाद ले जाते हैं। और दूसरी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इफ़ एनीथिंग इंटरफेयर्स इन द ट्रीटमेंट, डेफिनेटली रिजल्ट इज़ नॉट गोइंग टू बी गुड। मैम अभी भी मेरे को आपका फ़ोन आया था ना सूजल के लिए, कि सूजल तो बोल रहा है कि मैं 1 महीने बाद चले जाऊँगा। हाँ, वो बोल रहा है ना। मैंने बोला मैम, मैंने वो सूजल बोल रहा है, मैंने तो कुछ नहीं बोला उसको, मैं आऊँगा उससे बात करूँगा, क्या हुआ है, कहाँ हुआ है? sometimes we confirm, we have to confirm from the family। ऐसा है कि पेशेंट जो भी शेयरिंग यहाँ पे करता है, आप देखते हैं कि हम फैमिली से भी हिस्ट्री लेते हैं, फैमिली से भी कंफर्म करते हैं। कई बार क्या होता है, फैमिलीज आउट ऑफ फियर या उसको प्लीज़ थोड़ी देर के लिए टिकाने के लिए उसको बोल देते हैं। जब भी हम आपसे फ़ोन करके कोई चीज़ क्लैरिफाई करते हैं, दैट मीन्स कहीं ना कहीं कोई बात हुई है जो हम टैली करना चाहते हैं, वेदर इट इज़ राइट और इट इज़ रॉन्ग। सपोज पेरेंट्स ने कह दिया है कि चलो वो टिक जाएगा, हम उसको 1 महीना ही बोलते हैं, तो फिर हम दूसरे हिसाब से उसको टैकल करेंगे। सो दैट इज़ वाई आई कॉल्ड अप एंड कन्फर्म, बिकॉज सूजल के थेरेपिस्ट ने मुझे बोला कि ऐसी ऐसी वो बात कर रहा है, तो मैम आप फैमिली से कन्फर्म करो। सो हमारा भी ना कई बार फ़र्ज़ होता है, जैसे पेशेंट ने हमें बोला कि मेरी फैमिली तो मैम मेरे को लेके जाना चाहती है, मैम दे आर प्लानिंग, मैं अपनी मर्ज़ी से आया था, अब मेरे टेस्ट ठीक आ रहे हैं, तो मैं नहीं, मेरी फैमिली मुझे लेके जाना लाइक चाहती है। योर पेशेंट इज फोकस्ड कि मेरी फैमिली तो लिवर के ठीक कराने के लिए मुझे ले जाएगी। सो आइदर कुछ सिग्नल उसको फैमिली की तरफ से मिला है या कुछ ना कुछ उसे हिंट मिला है। सो वी हैव टू बी वेरी वेरी स्मार्ट एंड केयरफुल कि हम पेशेंट को क्या कन्वे करते हैं। कहीं पेशेंट को हम अपने फियर्स ही तो नहीं कन्वे करें, तो वो हमारे फियर को पहचान लेता है और उससे वो मैनिपुलेट कर जाता है। हम, आपको पता है, हम झूठ नहीं बोल रहे, आप मैनिपुलेट हो चुके हो आने से पहले, आप उसके झूठ को मान चुके हो। सो ये एक उसका नहीं, ये एक बीमारी का हिस्सा है, बीमारी का टूल है। तो हमें भी अपने औजार, जैसे सर कह रहे हैं, उनको चिजल करना है, उनको तैयार रखना है कि कहाँ पे हमें कौन सा औजार यूज़ करना है। एक्चुअली आपको बहुत बारी हम बोल चुके हैं कि हम कभी भी पेशेंट से नहीं हारते, हम फैमिली से हार जाते हैं। क्यों? कई बार इतनी साइको एजुकेशन के बाद भी हम इमोशनली ब्रेक डाउन हो जाते हैं। और जैसे कि सर भी बोल रहे हैं और सारे जने बोल रहे हैं,
फैमिली में अगर 5 मेंबर्स हैं या 7 मेंबर्स हैं तो हर मेंबर की अपनी थिंकिंग है, अपना परसेप्शन है, अपना वे टू डील विद स्ट्रेसर्स है। तो ये जो बीमारी होती है ना, जो हमारा मरीज़ होता है वो ये पहचान लेता है कि मैंने किसको टारगेट करना है, मेरी फैमिली में कौन सा सबसे कमज़ोर कड़ी है, किसको मैं पकड़ूं। अच्छा, मम्मी काबू नहीं आ रही तो पापा को पकड़ लेते हैं, पापा काबू नहीं आ रही तो दादा को पकड़ लेते हैं, दादा नहीं आ रहे तो बहन की शादी हुई है वहाँ फ़ोन करके उसको मना लेते हैं। वो हर हाल में कन्विंस करते हैं कि मैं ठीक हूँ और मैं बिल्कुल बाहर जाने के लिए तैयार हूँ। बार बार आपको ये बोला जा रहा है, एन नंबर ऑफ टाइम इट हैज़ बीन एक्सप्लेन। जब हमने शुरू कर दिया ना एक जगह से, 2.5 years लगेंगे ब्रेन को नॉर्मलाइज होते हुए। उस 2.5 years में यू नीड टू बी कनेक्टेड विद अस। अगर आप कनेक्टेड हैं, आप हमें हर बात डिस्कस करते हैं और हम आपको सोल्यूशन देंगे। हमारे कई बार क्या होता है कि पेशेंट की फैमिलीज बीच ही में ट्रीटमेंट छोड़ देती है, क्योंकि पेशेंट कुछ ऐसी बातें बोलता है फैमिली को, ये दवाइयों से मुझे ऐसा हो गया, ये दवाइयों से मुझे मोटापा आ गया, ये दवाइयों से, मैंने पिछली बार भी बात की थी, मुझे सेक्सुअल वीकनेस आ गई, ये दवाइयाँ तो बस मुझे सुन्न कर देती हैं, मेरे ब्रेन को काम ही नहीं करने देती। तब हमें क्या होता है कि आफ्टर 2-3 months हमें भी लगने लग पड़ता है चलो ठीक तो है, दवाइयाँ बंद ही कर देते हैं, इट्स ओके। जबकि जैसे कोई चोट लगती है और उसको ज़ख्म भरने में टाइम लगता है ना, तो हमें बिना डॉक्टर की कंसल्टेशन दवाइयाँ नहीं बंद करनी होती। जो डॉक्टर्स हैं, हमारी एक टीम है पूरी, हमारे डॉक्टर्स भी हैं, MBBS भी हैं, MD साइकेट्री भी है, मेडिकल टीम भी है हमारी, हमारे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी हैं। अगर हम किसी भी मरीज़ को कोई दवाई शुरू करते हैं तो उसका प्रॉपर एनालिसिस करके करते हैं। एनालिसिस मतलब उसकी साइकोलॉजिकल असेसमेंट होती हैं, उसकी फ़िज़िकल असेसमेंट्स होती हैं, उसके बाद हम दवाई शुरू करते हैं। कुछ दवाइयों का, कुछ मिनिमम दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट होता है कि मोटा होना, पर वो टेम्परेरी है, वो एटलीस्ट ब्रेन को तो नॉर्मलाइज कर रही है ना, हमारी डिजीज़ को तो वो कवर कर रही है ना, वो बाद में ठीक हो जाती है। अब जैसे हमें फैमिली बोलती है ना कि देखो इसका वेट गेन हो गया, तो हम उसमें ये नहीं देख रहे कि जो हमारा मरीज़ है उसकी जो लाइफस्टाइल है इतनी सीडेंटरी है कि वो कुछ नहीं कर रहा, वो बस खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है, बस और कुछ नहीं कर रहा। तो कुछ एफर्ट्स हमें लगाने हैं, हमें अपने रूटीन में चेंज करना है, कुछ फिज़िकल एक्सरसाइज करनी है, कुछ वॉक करना है ताकि चीज़ें बेटर हो सकें। आपको हर बार हर हाल में कोई भी आपका सवाल है आप हमसे पूछें, सो दैट हम आपको हेल्प कर सकें कि इस टाइम पे ये क्यों किया जा रहा है, इस टाइम पे ऐसा क्यों किया जा रहा है, ये थेरेपी क्यों दी जा रही है। बिकॉज स्टेजेस हैं इसमें ये भी नहीं है कि बस जी वंस इट इज़ अ डायग्नोसिस डन, ये बाइपोलर है, ये स्किज़ोफ्रेनिया है, ऐसे। नो, वी हैव टू ट्रीट द सिम्टम्स ऑल्सो। कई बार चलते चलते मूड में डिप आ जाता है तो हमें तब भी मरीज़ की बात सुननी पड़ती है, हमें उसको थोड़ा कंफर्टेबल करना पड़ता है। आप उनकी बातों में ना आए। अभी हमारे पास एक नया पेशेंट आया है रात में ही, और उसके पेरेंट्स ने बताया कि वो बाहर था कहीं अब्रॉड, वो आ गया था फॉर द ट्रीटमेंट लास्ट ईयर, पर उसने हमें ऐसे कन्विंस कर लिया कि 4 महीने बाद वापस चला गया, और अब उसकी कंडीशन इतनी ख़राब हो गया कि हमें बड़ी मुश्किल से लाना पड़ा। सो आई एम टेलिंग यू कि एक्चुअली बीमारी कन्विंस कर लेती है हमें किसी ना किसी तरीके से। तो एक बार आप अपने आप से ये पूछेंगे, जब भी आपका मरीज़ आपको कोई भी बात करता है, तो यू विल आस्क योर सेल्फ कि इसकी बीमारी मुझे फंसा तो नहीं रही है किसी चीज़ में, ये मुझे किसी चीज़ में इन्वॉल्व तो नहीं कर रही है। अच्छा, अगर इसके मन में ये सवाल आया, एक बार डॉक्टर से पूछ लेते हैं, एक बार उनसे हम क्वेरी कर लेते हैं कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आप बताइए क्या कर सकते हैं। सो इफ़ यू एंड वी आर टुगेदर देन वी कैन विन दिस डिजीज़। और देखो, प्रोफेशनल्स के लिए आसान है बिकॉज हमारे सामने तो पेशेंट होता है, पर हम फैमिलीज़ के लिए मुश्किल है। हमारे सामने एक हस्बैंड भी है, पेशेंट भी है, तो कहाँ पे किस टाइम कहाँ पे किसको सुनना है, ये हमारे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारे अंदर है ये चीज़, अटैचमेंट इज़ सो मच कि वो हमें डिज़ीज़ के सिम्टम देखने ही नहीं देती। दैट इज़ वाई वी हैव टू डू दिस स्मार्ट वर्क। मतलब मैं तो सिंपल शब्दों में कहूँगी कि हम यहाँ पे ट्रेनिंग सेशन में चालाक बनना सीखते हैं। इस सुपर चालाक बीमारी को फाइट करने के लिए हमें कितना स्मार्ट होने की ज़रूरत है कि एट द सेम टाइम हमें असर्टिव भी होना है और पेशेंट को डिसरिस्पेक्ट भी नहीं करना है। पेशेंट को कन्विंस कैसे करना है, टफ लव कैसे शो करना है,
सो ये सारी चीज़ें आर वेरी इंपॉर्टेंट। डिफरेंसेस होते हैं, हमारी जो फैमिली के डिफरेंसेस होते हैं, मैंने पहले भी बताया जैसे फैमिली में 5 मेंबर्स हैं, 10 मेंबर्स हैं, सबकी अपनी परसेप्शन है, अपनी थिंकिंग है, अपना मूड है, अपनी इमोशंस है, इवन दो में भी, ठीक है, इवन हस्बैंड वाइफ में भी अगर हैं तो ये जो हमारे डिफरेंसेस है ना, वो पेशेंट तक नहीं पहुंचने चाहिए। जो हमारे डिफरेंसेस पेशेंट तक पहुंच जाते हैं वो उस चीज़ का फ़ायदा उठाता है, फिर वो उसको एज अ टूल लेता है अपनी बीमारी में से ना निकलने का। अगर हम अपने डिफरेंसेस को थोड़ा सा सॉर्ट आउट कर लें, होते हैं, ज़रूर होते हैं, सबकी फैमिलीज़ में होता है। एक बार ही हमारा पेशेंट यहाँ से रिकवर होके गया था 3 मंथ्स बाद, तो उसने आके शेयर किया कि मैंने सबसे पहला काम किया कि मैंने अपनी वाइफ और अपनी मम्मी की लड़ाई कराने की कोशिश की, जो मैं हमेशा करता था कि उसकी बात उसको कर दूँ, उसकी बात उसको कर दूँ, तो उसमें से मैं अपना फ़ायदा उठा सकूँ। कहता मैम आपने पता नहीं क्या जादू ही कर दिया उन पे, उन दोनों ने मेरी बात सुनी ही नहीं, वो दोनों लड़े ही नहीं इस बारी। मतलब ये 3 महीनों में ये चेंज आ गया हमारे घर में। मैंने बहुत कोशिश की कि कुछ वो जो मैं पहले करता होता था वो सेम करने की, पर उनमें कोई चेंज ही नहीं आया। वो उन्होंने दोनों ने हाँ कर दी, मेरी बात सुन ली, पर रिएक्ट नहीं किया। सो अगर हम भी बीइंग पेरेंट्स, बीइंग फैमिली लेस रिएक्टिव हो जाएं और पेशेंट तक वो ना पहुंचने दे, क्योंकि पेशेंट पता है क्या है, पेशेंट की बीमारी है, वो मौका ढूंढती है। वो कहेगी अच्छा आप दोनों लड़े थे ना, इस वजह से मुझे स्ट्रेस आया था, इस वजह से जाके मेरे से अपनी इमोशंस हैंडल नहीं हुई, स्ट्रेस हैंडल नहीं हुआ, मैंने थोड़ी सी पी ली या मैंने कोई और ड्रग कर ली। सो ऑल द फैमिली मेम्बर्स हैव टू बी एट द सेम प्लेटफॉर्म एंड इफ़ देयर इज़ अ प्रॉब्लम वी कैन डिस्कस। हो सकता है कुछ ऐसे डिफरेंसेस हों जो आपको लगता है सॉर्ट आउट ही नहीं हो सकते, तो उसको हम पेशेंट तक ना जाने दें। बस इतनी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि पेशेंट तक ना जाने दे उस डिफरेंसेस को, ताकि उसको अपने आप में ही सॉर्ट आउट कर ले, ताकि चीज़ें बेटर हो सकें। क्योंकि अगर हम बात करते हैं ना डिनाइल की, कि हमारे पेशेंट के अंदर डिनाइल चलता है, तो मुझे लगता है बिल्कुल पैरेलल और उतना ही स्ट्रॉन्ग एक डिनाइल हमारे फैमिलीज़ में भी चल रहा होता है। डिनाइल टूवर्ड्स डिजीज़, ठीक है, कि मैं आप पे ठीक कर लवांगी, मैं आप पे मतलब मेरा इलाज कर लांगी, रोक लवांगी, चलो फिर जैसे तैसे करते हम यहाँ पे पहुँच जाते हैं। फिर डिनाइल टूवर्ड्स ट्रीटमेंट आता, ये दवाई कितनी चलेगी वो एमडी डॉक्टर डिसाइड नहीं करता, हम लोग खुद ही कर लेते हैं। हमने एक नहीं बहुत सारी फैमिलीज़ देखी हैं कि मैम ये दवाई इसकी बंद कर दो, ये दवाई बंद कर दो। एक डॉक्टर ने बेस्ट कॉम्बिनेशन में उसके सिम्टम्स के हिसाब से, उसके डायग्नोस के हिसाब से मेडिसिन डाली होती है। बट वी हैव सीन डिनाइल टूवर्ड्स ट्रीटमेंट फैमिली का भी, पेशेंट तो बाद में बात आती है। देन डिनाइल टूवर्ड्स हमने फॉलोअप्स भी देखा, मतलब पेशेंट ने क्या बंद करने होते हैं। डिनाइल टूवर्ड्स लाइक जो ये फॉलोअप्स का फैमिलीज़ की तरफ से चलता है, मैडम हफ्ते बाद ना बुला लिया करो, महीने बाद बुला लिया करो, हफ्ते लेने बुलाया करो, 2 दिन ले बुला लिया करो, काम बहुत है। अब मुझे ये बताओ कि अगर ये डिनाइल, पेशेंट का डिनाइल तो एक उसका सिम्टम तो हॉलमार्क सिम्टम बीमारी का साथ चल ही रहा है, अगर ये डिनाइल हमारा भी साथ चलता रहेगा, कैन वी ऑन बी ऑन द 1 पेज? अगर हम और आप हम एक पेज पे नहीं आए तो हमें लगता है कि इतनी तगड़ी बीमारी जिसको हमने डील करना है, हम उसके साथ मतलब मैनेज कर पाएंगे उसका। सो वी नीड टू आस्क कि ये पेशेंट की बीमारी मेरे अंदर तो नहीं मुझे चला रही, मेरे इमोशंस, मेरा मदरली वाला इंस्टिंक्ट वो तो नहीं हावी हो रहा इसके ट्रीटमेंट में, ठीक है। ये जो किंतु परंतु जो मेरे अंदर आ रहे हैं, क्योंकि हम रिश्तों में देखो अटैचमेंट तो रहेगी, रिश्तों में इमोशनली हम लोग, हमारी बॉन्डिंग तो रहनी है, बट एक क्वेश्चन तो हम कर सकते हैं कि क्या मैं सिर्फ अपनी इमोशनल अटैचमेंट के कारण तो नहीं उसके ट्रीटमेंट का कांटी छांटी कर रही, मुझसे ना नहीं हो रही इसलिए तो नहीं मैं वहाँ पे जाके कह रही नहीं मैडम कर दो डिस्चार्ज। ये अनवांटेड। और बहुत सारे केसेस में जब हम देखते हैं, जब हमारा पेशेंट आता है वो कहता है जी मैम मैं अपनी मर्जी से आया था, तो उसके अंदर क्या डिनाइल चल रहा होता है कि अपनी मर्जी से मैं अपने प्लान से वापस पे चले जाऊँ। ये बहुत क्लियरली होता है। एक डिनाइल तो वो होता है ना कि जी फैमिली मैनू ऐसे छड़ गई मेरे इलाज लाई, बट मैं देखती हूँ कि उन पेशेंट्स में ज़्यादा डिनाइल स्ट्रॉन्ग होता है जो कहते हैं जी मैम हम अपनी मर्जी से इलाज कराने आए थे, देखो मैं इनके जैसे थोड़ी आया हूँ। या फिर फैमिली को होता है कि नहीं इतना बड़ा नशा नहीं करता, ये तो कुछ थोड़ा बहुत ही लेता है, ठीक और ना एक बात मैं बताना चाहती हूँ अपने एक्सपीरियंस से, चेंज तो आता है,
100% आता है। ये ट्रीटमेंट का इतना जादू है कि हम देखते हैं हमारे ना कुछ कैटेगरीज होती हैं कि ये टफेस्ट पेशेंट है, ये बहुत ही हार्डकोर पेशेंट है, लेकिन हमने बहुत टफ से टफ पेशेंट्स को 3 महीने में बदलते देखा है। हमने उनके गुस्से को बदलते देखा है, उनकी रिजेंटमेंट्स को बदलते देखा है, उनके फेयर को बदलते देखा है, जो उनकी एक जेलसी फैक्टर है उसको बदलते देखा है। अगर हम टाइम देते हैं तो चेंज तो आएगा। एक्चुअली पता क्या होता है, जैसे पेशेंट्स को होता है वैसे फैमिलीज को भी होता है, जल्दी से ठीक हो जाए, अब तुरंत ठीक हो जाए, क्योंकि उनको होता है कि अब हम आ गए हैं तो फटाफट से कुछ हो जाए। फटाफट से नहीं होना, टाइम लगना है, और जो टाइम हम देंगे उससे फ्रूट्स तो निकलेंगे, रिजल्ट तो आएगा ही आएगा 100%। मतलब ऐसे एग्रेसिव पेशेंट्स को हमने ठीक होते देखा है, हम्बल होते देखा है, विद द हेल्प ऑफ ट्रीटमेंट, काउंसलिंग, ये जो हम डाटा इंटरवेंशंस कराते हैं, इसका इतना इफेक्ट आता है पेशेंट्स पे, उनके अंदर चेंज आ जाता है, बिकॉज उनको पहले पता ही नहीं होता, वो जो कुछ कर रहे होते हैं अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ देयर ड्रग्स और अल्कोहल कर रहे होते हैं। बट व्हेन दे कम टू द नॉर्मेलिटी तो उनको सारी चीज़ें पता लगती हैं। सो इफ़ यू आर विद अस, सो वी कैन ब्रिंग चेंज इन देम।